नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मुंबई के अंधेरी ईस्ट के मरोल इलाके में स्थित एक सोसाइटी में फ्लैट नंबर 306 में 25 वर्षीय रूपल ओगरे और ऐश्वर्या ओगरे रहा करती थी। दोनों रिश्ते में सगी बहनें थी। रूपल ओगरे ट्रेनी एयर होस्टेस थी और ऐश्वर्या ICICI बैंक में जॉब करती थी। दोनों मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर न्यू राजेंद्र नगर की रहने वाली थी और जब भी छुट्टी मिलती अपने घर चली जाती थी। अगस्त 2023 में रक्षाबंधन का त्यौहार था। इस मौके पर दोनों बहनें अपने घर रायपुर पहुंची, लेकिन रूपल को अपने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के कारण त्यौहार से पहले ही वापस मुंबई लौटना पड़ा, जबकि ऐश्वर्या रायपुर में ही रुक गई। रूपल अपने परिवार और दोस्तों से फ़ोन पर बातचीत करके जुड़ी रहती थी। कभी परिवार के लोग उसे कॉल कर लेते तो कभी उसके दोस्त रूपल का हालचाल पूछ लेते। 3 सितंबर 2023 को रविवार का दिन था। यह दिन रूपल के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का छुट्टी का दिन था, इसलिए वह अपने फ्लैट में ही थी। घर वालों को भी यह पता था कि आज रूपल फ्री है, इसलिए उन्होंने हमेशा की तरह सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच परिवार वालों और दोस्तों से हंसते हुए बातचीत की। लेकिन 11 बजे के बाद उसने अचानक से फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसके पिता ने सोचा कि आज वह फ्री है, तो हाल चाल लेने के लिए उन्होंने भी रूपल को फ़ोन किया। लेकिन इस बार फ़ोन की घंटी बजी पर रूपल ने कॉल रिसीव नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद वह किसी काम में व्यस्त होगी। उन्होंने सोचा शायद वह मिस कॉल देखकर बाद में जवाब देगी। आमतौर पर जब रूपल बिजी होती, वह फ़ोन नहीं उठा पाती तो वह एक मैसेज कर देती थी कि वह बाद में कॉल करेगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सुबह तक सब कुछ सामान्य था। रूपल ने हंसते मुस्कुराते हुए बात की थी, लेकिन 11 बजे के बाद से न वह फ़ोन उठा रही थी और न ही ऑनलाइन आ रही थी। कुछ तो अजीब था। शुरुआत में रूपल के पिता को लगा कि शायद किसी काम में वह व्यस्त होगी, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रही। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने परिवार के बाकी सदस्यों को भी इसके बारे में बता दिया। अब सभी अपने अपनी ओर से रूपल को कॉल करने लगे, लेकिन हर बार फ़ोन की घंटी बजती और कट जाती। सुबह से लेकर दोपहर और फिर शाम तक वक्त निकलता गया, लेकिन रूपल अब भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। घर में बेचैनी बढ़ने लगी क्योंकि वह मुंबई में अकेली थी। परिवार का वहाँ कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था जो जाके देख सके। जब चिंता हद से ज़्यादा बढ़ गई तब रात करीब 9 बजे ऐश्वर्या ने मुंबई में अपने एक दोस्त को कांटेक्ट किया। उसने तुरंत दोस्त को बताया कि रूपल सुबह से फ़ोन नहीं उठा रही और वह फ्लैट में अकेली है, इसलिए जाकर देखना ज़रूरी है कि वह ठीक है या नहीं। 9:30 पर ऐश्वर्या का दोस्त रूपल की बिल्डिंग पहुंचती है। उसने सिक्योरिटी गार्ड को पूरी सिचुएशन समझाई और फ्लैट नंबर 306 में जाने की अनुमति मांगी। इस बिल्डिंग में आने जाने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। सिक्योरिटी गार्ड और कुछ अन्य लोगों के साथ ऐश्वर्या का दोस्त फ्लैट नंबर 306 के दरवाजे तक पहुँच गए। डोरबेल बजाई गई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कई बार घंटी बजाने और दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई तो पता चला वह बाहर से लॉक था। अब ऐश्वर्या को पूरी सिचुएशन और भी गंभीर लगने लगी। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि पास के एक चाबी बनाने वाले को बुलाया जाए जो डुप्लीकेट चाबी बना सकता है। इस बीच सिक्योरिटी गार्ड ने बिल्डिंग मैनेजमेंट को भी सूचना दे दी कि फ्लैट में एक लड़की अकेली है और सुबह से कोई जवाब नहीं दे रही। कुछ ही देर में बिल्डिंग के अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए। चाबी बनाने वाला भी फ्लैट के बाहर पहुंच चुका था। उसने कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, ऐश्वर्या का दोस्त और कुछ अन्य लोग अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिविंग रूम की फर्श पर खून के धब्बे फैले हुए थे। घर का सामान बिखरा पड़ा था। फर्श पर खून का निशान देख ऐसा लग रहा था मानो किसी को घसीटा गया हो। डरते डरते सभी लोग उस खून के निशान का पीछा करते हुए फ्लैट के अंदर बढ़े। वे सीधे बाथरूम की तरफ जा रहे थे। जब बाथरूम का दरवाज़ा खोला गया तो सामने का नज़ारा और भी भयानक था। बाथरूम में रूपल ओगरे खून से लथपथ पड़ी थी। उसके गले पर गहरे कट के निशान थे और चेहरे पर कई जगह खरोच के निशान थे। एक हंसती खेलती लड़की जो कुछ घंटे पहले तक अपने परिवार से बात कर रही थी, अब वह लाश बन चुकी थी। रूपल की हालात देखकर ऐश्वर्या की दोस्त फ़ौरन उसे इस हालात से अवगत कराता है और गार्ड ने पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी। रात करीब 10 बजे पवई पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल रूपल को रजवाड़ा अस्पताल ले जाया गया,
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रूपल के गले पर किसी तेज धारदार हथियार से किए गए 2 गहरे घाव थे। साथ ही उनके चेहरे पर नाखूनों की गहरी खरोंचें साफ नजर आ रही थी। शरीर पर भी कई चोटों के निशान थे, जिससे यह स्पष्ट था कि यह हत्या का मामला था। जब लोगों ने बाथरूम में उसका शव देखा, तब तक खून पूरी तरह से सूख चुका था। यह खबर सुनते ही उसका परिवार सदमे में आ गया। बेटे की इस हालात की जानकारी मिलते ही वे तुरंत मुंबई आने की तैयारी करने लगे। रूपल उगरे बेहद प्रतिभाशाली और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसके परिवार में 2 बड़ी बहनें और एक भाई था। उसके पिता सरकारी विभाग में इंजीनियर थे और अब रिटायर हो चुके थे। रूपल ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई रायपुर में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चली गई। उसका सपना था कि वह एक दिन एयर होस्टेस बने। वह स्वभाव से मिलनसार थी और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। चंडीगढ़ में पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने एयर इंडिया में फ़्लाइट अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया और चयनित हो गई। इसके बाद उसे 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाना पड़ा। उसकी बहन ऐश्वर्या पहले से ही मुंबई में एक किराए के फ्लैट में रहती थी, इसलिए रूपल भी उसके साथ रहने लगी। वह मार्च 2023 में मुंबई गई थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूपल की दिनचर्या काफ़ी व्यवस्थित थी। सुबह वह अपनी ट्रेनिंग सेंटर जाती और ऐश्वर्या अपने बैंक के काम पर निकल जाती। शाम को दोनों घर लौटती थी। ट्रेनिंग के दौरान रूपल की कई नई दोस्त भी बन गई थी। उसने अपने कोर्स में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे वह बेहद खुश थी। परिवार को भी गर्व था कि उसकी बेटी अपने सपनों को सच करने के करीब पहुंच गई थी। लेकिन किसे पता था कि 3 सितंबर को वही रूपल अपने घर के बाथरूम में खून से लथपथ मृत पाई जाएगी। अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में रक्षाबंधन का त्यौहार था, जिसके लिए रूपल अपनी बहन ऐश्वर्या के साथ रायपुर गई थी। राखी से ठीक 1 दिन पहले उसे दिल्ली से एक फ़ोन आया। कॉल में बताया गया कि उसे कुछ अनिवार्य मेडिकल टेस्ट कराने होंगे, जो फ़्लाइट अटेंडेंट के रूप में उसकी ज्वाइनिंग के लिए आवश्यक थे। समय बहुत कम था, इसलिए रूपल उसी दिन अकेले मुंबई लौट गई। वहां से अपनी ज़रूरी दस्तावेज लिए और तुरंत दिल्ली रवाना हो गई। दिल्ली में उसके सभी मेडिकल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे हो गए, लेकिन दुर्भाग्य से वह सीधे रायपुर न जाकर मुंबई लौट गई, जहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पौड़ी पुलिस ने उसी रात जब उसका शव बरामद किया, तब आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और जांच शुरू कर दी। इस केस की गंभीरता को देखते हुए लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त 12 टीमें बनाई गई। पुलिस ने सबसे पहले फ्लैट की गहन जांच शुरू की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों को बुलाया गया। टेक्निकल टीम ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। परिवार और करीबियों से पूछताछ में पता चला 3 सितंबर की सुबह 11 बजे तक सब कुछ सही था। रूपल ने फ़ोन पर बातचीत की थी और बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन 11 बजे के बाद से उसने किसी भी कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। जांच के दौरान पुलिस ने बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था की गहन पड़ताल की। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाले गए। संडे होने के कारण ज़्यादातर लोग घरों में ही थे। पुलिस ने जब फ्लैट की जांच की तो पाया कि वहां से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं था। रूपल का मोबाइल भी फ्लैट के अंदर ही था। गहने और नकदी भी सुरक्षित रखे हुए थे। पुलिस को कहीं भी ज़बरदस्ती घुसपैठ या तोड़फोड़ के संकेत नहीं मिले। जब फ़ोन की कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो शक गहराने लगा। ऐसा लग रहा था कि फ्लैट में कोई जान पहचान वाला ही आया था, जिसे रूपल ने खुद अंदर आने दिया होगा। लेकिन वह आखिर था कौन? रूपल की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी। सीसीटीवी फुटेज, एंट्री रजिस्टर और सिक्योरिटी गार्ड से मिली जानकारी को ध्यान से खंगाला गया। इन सब के आधार पर पुलिस को 35 ऐसे लोगों की लिस्ट मिली जो उस दिन बिल्डिंग में आए थे। इनमें वहां रहने वाले लोग, किराएदार, ऑनलाइन डिलीवरी एजेंट और पार्सल लाने वाले शामिल थे। एक एक कर सभी से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन किसी पर शक की ठोस वजह सामने नहीं आई। इसी दौरान 4 सितंबर की सुबह आई। सोमवार की सुबह में रूपल के परिवार वाले मुंबई के लिए रवाना हो चुके थे। उसके कुछ दोस्त भी मिलने के लिए फ्लैट पर पहुंचे। पुलिस को अब तक मिले सबूतों से यह अंदाज़ा हो गया था कि हत्या सुबह 11 बजे से दोपहर के बीच हुई थी। यह वही समय था जब बिल्डिंग में सफाई कर्मी, मेंटेनेंस स्टाफ और घरेलू काम करने वाले आते जाते थे। पुलिस को यकीन हो गया था कि कत्ल दिन के उजाले में हुआ था। अब पुलिस ने हाउसकीपिंग कंपनी से संपर्क किया
और उस दिन ड्यूटी पर रहे कर्मचारियों की लिस्ट निकलवाई। इसके अलावा उन घरेलू सहायकों की जानकारी भी जुटाई गई जो अलग अलग फ्लैट्स में काम करते थे। जब रूपल के परिवार और दोस्तों ने पुलिस से बातचीत की तो यह स्पष्ट हो गया कि उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा तनाव नहीं था। पुलिस ने कई एंगल से छानबीन की, लेकिन न किसी दुश्मनी का संकेत मिला और न ही कोई प्रेम संबंध मिला। कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आखिरी बार रूपल ने 3 सितंबर की सुबह 11 बजे अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात की थी। दोस्त के मुताबिक बातचीत के दौरान फ्लैट की डोरबेल बजी। रूपल फ़ोन पर बात करते हुए दरवाजे तक पहुंची और दरवाज़ा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था जो कुछ कह रहा था, लेकिन दोस्त को उसकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दी। रूपल ने जवाब में कहा, यह 206 नहीं बल्कि 306 है, और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। वीडियो कॉल के दौरान दोस्त ने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा क्योंकि रूपल का फ़ोन बाथरूम के पास के सीलिंग की ओर था। पुलिस को लगा कि यह कोई डिलीवरी एजेंट हो सकता है जो गलत फ्लैट पर आ गया हो, लेकिन फिर भी पुलिस ने शक के आधार पर हाउसकीपिंग कंपनी से 3 सितंबर को काम करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों की सूची मंगवाई। टेक्निकल टीम ने सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की। 11 बजे के बाद की फुटेज बार बार देखी गई ताकि कोई सुराग मिल सके। तभी पुलिस की नज़र एक सफाई कर्मी पर पड़ी। वह सुबह 11:30 पर बिल्डिंग में सफाई की यूनिफॉर्म पहनकर दाखिल हुआ, लेकिन 2 घंटे बाद जब बाहर निकला तो आम कपड़ों में था। उसकी सफाई वाली यूनिफॉर्म गायब थी। पहली बार देखने पर यह नॉर्मल लगा, लेकिन जब पुलिस ने ध्यान दिया तो शक गहरा गया। आमतौर पर सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी खत्म करके सीधे घर जाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने बिल्डिंग के अंदर ही कपड़े क्यों बदले? बिल्डिंग मैनेजमेंट और हाउसकीपिंग कंपनी से पूछताछ की गई। सब ने यही बताया कि सफाई कर्मचारी बिल्डिंग में कपड़े नहीं बदलते, लेकिन इस मामले में कैमरा कुछ और ही दिखा रहा था। पुलिस ने सफाई कर्मचारियों की पूरी लिस्ट तैयार की और सभी को बुलाकर पूछताछ शुरू की गई। यही वो वक्त था जब पुलिस उस सफाई कर्मचारी से मिला जिसे कपड़े बदलते देखा गया था। उसका नाम था विक्रम अटवाल। उसकी पत्नी भी उसी बिल्डिंग में घरेलू काम करती थी। विक्रम की जिम्मेदारी कॉरिडोर और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने की थी। वह कभी कभी एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए टॉयलेट्स भी साफ़ कर दिया करता था। विक्रम पवई के पास तुंगा गांव में रहता था। वह मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था और कई सालों से मुंबई में सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहा था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो तुरंत शक गहरा गया। विक्रम के हाथ में पट्टी बंधी थी। उसके सिर और गले पर भी चोटों के निशान थे। खासकर उसके हाथ पर गहरी चोट थी जिस पर ताज़ा पट्टी लगी हुई थी। ये दृश्य 4 सितंबर की सुबह की है जब पुलिस ने विक्रम अटवाल से पूछताछ शुरू की। पिछली रात रूपल का शव बरामद हुआ था और अब पुलिस को विक्रम के हाथों, सिर और गले पर चोट के निशान दिखाई दिए। जब उससे इन चोटों के बारे में सवाल किया गया तो उसने सफाई देते हुए कहा कि ये चोटें उसे सफाई के दौरान लगी थी। पुलिस ने उसके बयान को दर्ज किया, लेकिन शक बरकरार रहा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, नए सुराग सामने आने लगे। विक्रम की पत्नी से पूछताछ की गई, जो अलग अलग फ्लैट्स में घरेलू काम करती थी। उसने बताया कि 3 सितंबर रविवार को वह छुट्टी पर थी, लेकिन विक्रम हमेशा की तरह काम पर गया था। अब शक और भी गहरा गया। पुलिस ने 4 सितंबर को ही विक्रम को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। उसके बयान बार बार बदल रहे थे और ख़ास तौर पर उसके कपड़े बदलने की वजह पुलिस को गले नहीं उतर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मियों और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि हाल ही में विक्रम और रूपल के बीच बहस हुई थी। जब पुलिस ने विक्रम से दबाव बनाकर पूछताछ की तो आखिरकार वह टूट गया और अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने माना कि वही रूपल का हत्यारा है। रूपल ने 3 सितंबर को सुबह उसे अपने फ्लैट में बुलाया था क्योंकि बाथरूम का पाइप जाम हो गया था। विक्रम पहले से ही इस वारदात की योजना बना चुका था। उसने 3 दिन पहले ही एक तेज़ धारदार चाकू खरीद लिया था। रूपल के फ्लैट में पहुंचते ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और इसी दौरान विक्रम ने अपने कपड़ों में छुपा हुआ चाकू निकाला, लेकिन रूपल ने बहादुरी से उसका सामना किया। उसने विक्रम के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की और लकड़ी के हैंडल से उसके सिर पर वार कर दिया। इस संघर्ष में विक्रम को गंभीर चोटें आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए दोबारा चाकू पर कब्जा पा लिया और रूपल के गले पर वार कर दिया। फिर भी रूपल ने हार नहीं मानी।
लेकिन विक्रम ने एक और घातक वार किया जिससे रूपल की जान चली गई। उसने शव को लिविंग रूम से घसीटकर बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद विक्रम खुद को साफ किया, अपने खून से सने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहने और बिल्डिंग में 1.5 घंटे तक रुका रहा ताकि किसी को शक न हो। पुलिस पूछताछ में विक्रम ने बताया कि रूपल हमेशा उसकी सफाई के काम को लेकर शिकायत करती रहती थी, जिससे उसे गुस्सा आता था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार विक्रम की नीयत रूपल को लेकर ठीक नहीं था और जब उसे मौका मिला तो उसने अपनी घिनौनी योजना को अंजाम दिया। 5 सितंबर को पुलिस ने विक्रम को कोर्ट में पेश किया और 3 दिन की रिमांड ली। इसी दौरान पुलिस ने बिल्डिंग के पास झाड़ियों से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और खून से सने कपड़े बरामद किए। अब पुलिस को क्राइम सीन रिक्रिएट करना था और मामले की पूरी गुत्थी सुलझानी थी। 8 सितंबर को विक्रम की रिमांड खत्म होने वाली थी, लेकिन उसी सुबह जेल में एक चौंकाने वाली घटना हुई। जब कांस्टेबल ने कैदियों की गिनती की तो विक्रम लापता था। जब पुलिस ने जेल के टॉयलेट का दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि विक्रम ने अपने पैंट से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि उसने खुदकुशी की थी। जेल में रहते हुए वह बेहद गुमसुम था और पछतावे में डूबा हुआ था। उसने एक जेल गार्ड से कहा था, मुझे रूपल की हत्या नहीं करनी चाहिए था। मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है, अब मैं जेल में सड़ने वाला हूँ। शायद इसी अपराध के पछतावे में उसने खुदकुशी कर ली। इस केस में विक्रम ही मुख्य आरोपी था, लेकिन उसके खुद के जीवन के अंत ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया। रूपल के परिवार को अब भी शक है कि इस साजिश में और लोग शामिल हो सकते हैं और उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है।